नमस्कार, जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अरस्तू की संविधान और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। तो देखिए, अध्ययन के लिए ज़रूरी है कि आप बड़े आलस को त्याग कर और इत्मीनान से बैठकर और जो कंटेंट आपको बताए जा रहे हैं उनमें विश्वास रखकर अध्ययन करें। और ये मेरा निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि जो भी आपको बताया जा रहा है वो आपके समझ में ज़रूर आएगा। तो हम जब अरस्तू की शासन प्रणाली और संविधान के वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले अरस्तू के संविधान का क्या आशय है। देखिए, अरस्तू ने संविधान और राज्य को एक दूसरे के रूप में प्रयोग किया है, यानी राज्य और संविधान में कोई अंतर नहीं किया है। संविधान ही राज्य का आधार है। अगर संविधान के स्वरूप में परिवर्तन होगा तो राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा, ये अरस्तू का मानना है। अब अरस्तू से पहले प्लेटो ने भी संविधानों का वर्गीकरण किया और अरस्तू के और प्लेटो के संविधानों के वर्गीकरण में कोई अंतर नहीं है। और जो अरस्तू ने संविधानों का वर्गीकरण किया है, तो अरस्तू एक वैज्ञानिक विचारक कहा जाता है। अरस्तू राजनीति विज्ञान का पिता कहलाता है, तुलनात्मक राजनीति का प्रणेता कहलाता है, क्योंकि उसने उस समय के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और उसका उद्देश्य था एक व्यवहारिक राज्य, आदर्श राज्य की स्थापना, जो संभव हो सके व्यवहारिक जीवन में, ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना। अब हम बात करें कि प्लेटो और अरस्तू में अंतर क्या था। प्लेटो की ने ज्यों की त्यों, जैसे प्लेटो ने जैसा किया है वैसा ही अरस्तू ने भी राज्यों का वर्गीकरण किया है, परंतु बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है। जहाँ प्लेटो कहता है कि शासकों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कानून प्रिय, वहाँ पर वो जो अरस्तू है वो कहता है कि शासन जब सामान्य हित के उद्देश्य की बात करता है और वे कानून प्रिय और कानून अप्रिय, इन दो बातों को करता है। बाकी पूरा वर्गीकरण जो आगे आएगा वो सेम है, उसमें केवल यही अंतर है। इसमें इस जो अंतर को ये कह के हम कह सकते हैं कि अरस्तू के वर्गीकरण का आधार शासक वर्ग का चरित्र उद्देश्य प्रधान है, जबकि प्लेटो का मापदंड कानून का आदर और अनादर है। जिसको हम कह सकते हैं कि प्लेटो अपने सच्चे राज्य को कानून प्रिय कहकर पुकारता है, जबकि अरस्तू उसे सामान्य हित के लिए शासित कहकर पुकारता है। ये वर्गीकरण का अंतर है। और वर्गीकरण किस दो आधारों पर, अरस्तू ने वर्गीकरण दो आधारों पर किया। आप ध्यान रखें, कितने आधारों पर? दो आधारों पर। और वो दो आधार क्या हैं? संख्या और उद्देश्य। शासक वर्ग की संख्या और राज्य का उद्देश्य। तो उसने इस दो आधारों पर वर्गीकरण किया और इस प्रकार से तीन, जैसे संख्या के आधार पर तीन प्रकार का वर्गीकरण हुआ और उद्देश्य के आधार या उसके आधार पर के दो प्रकार का वर्गीकरण हुआ कि अच्छे राज्य और बुरे राज्य, और संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का राज्य, कुछ का राज्य और बहुतों का राज्य। इस प्रकार से वर्गीकरण हुआ जिसके दो आधार हैं और जो संख्या के आधार पर तीन प्रकार का है। इसलिए हर एक श्रेणी में दो राज्य हो गए। अगर एक व्यक्ति का राज्य है और जिसके शासन का उद्देश्य सामान्य हित की भलाई है तो वो राजतंत्र है, और जब यही राज्य का उद्देश्य सामान्य हित की भलाई ना होकर शासक का स्वार्थ हो जाएगा तो ये निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा। और इसी प्रकार से जब कुछ लोगों का शासन है तो वो कहलाएगा कुलीन तंत्र। लेकिन जब उसका उद्देश्य, जब कुछ लोगों का शासन है और उसका उद्देश्य सामान्य हित है तो वो कहलाएगा कुलीन तंत्र, और जब उसका उद्देश्य विकृत होकर हो जाएगा शासकों का स्वार्थ तो वो कहलाएगा गुट तंत्र। इसी प्रकार से जब शासन होगा, बहुत से लोगों का शासन होगा और उसका उद्देश्य सामान्य हित की भलाई होगा तो वो शासन हो जाएगा क्या? मध्य वर्ग तंत्र। मध्य वर्ग तंत्र। और जब बहुत से लोगों का शासन होगा
और उसका उद्देश्य विकृत होगा, यानी उसका उद्देश्य जब होगा शासकों का स्वार्थ, तो वो हो जाएगा लोकतंत्र, शासन का सबसे भ्रष्ट रूप। इस प्रकार से उसने शासन की 6 प्रणालियाँ बताई, 6 रूपों में वर्गीकृत किया। वर्गीकरण का आधार संख्या और उद्देश्य है। तो अब हम ये देखें कि सबसे अच्छा तो शासन उसने आदर्श रूप में राजतंत्र को बताया, और दूसरे रूप में मध्यम सद्गुण वाला राज्य बनाया, वो कुलीन तंत्र को बनाया, और सबसे जो बुरा था वो तो लोकतंत्र था। लेकिन ये ऊपर के दोनों राज्य संभव नहीं थे। अगर राजतंत्र बन भी जाएगा और उसका हित और उद्देश्य समान है, तो ज़रूरी नहीं है कि आने वाले राजा भी अच्छे हों, इसलिए उसके विकृत होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, और जब वो विकृत हो जाएगा तो निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा। इसलिए वो व्यवहारिक रूप से संभव राज्य नहीं था, या व्यवहारिक रूप से आदर्श राज्य नहीं था। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो सबसे अच्छा राज्य अगर पूछा जाए तो पहले अरस्तु राजतंत्र को ही बताता है, परंतु व्यवहारिक रूप में जो सबसे अच्छा राज्य है वो पॉलिटी या मध्य वर्ग तंत्र है। इस प्रकार से उसने शासन के रूपों का वर्गीकरण किया। जो उसने मध्य वर्ग तंत्र की संकल्पना की, उसने कहा कि जो एकदम सबसे अगर अमीर लोगों का शासन हो जाएगा तो क्या होगा, मध्य वर्ग तंत्र में गुटतंत्र और लोकतंत्र के गुणों का समन्वय है। देखिए गुटतंत्र में क्या क्या गुण हैं, गुटतंत्र में धन और संपत्ति वाले गुण हैं, और लोकतंत्र क्या है, गरीबों का शासन है, सामान्य जनता का शासन है, भीड़ का शासन है, जिसमें स्वतंत्रता का महत्व है, स्वतंत्रता जिसका गुण है। तो इन दोनों शासनों के गुण मध्य वर्ग तंत्र में आएंगे तो वो अच्छा शासन होगा। क्योंकि देखिए अगर पैसे वाले लोगों का या धनिक लोगों का या गुटतंत्र का जब शासन होगा तो जो पैसे वाले लोग हैं वो गरीब लोगों से घृणा करते हैं, और जो अगर गरीब लोगों का शासन होगा तो वो लोग पैसे वाले लोगों को घृणा की दृष्टि से या द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। तो शासन का उद्देश्य सामान्य हित में नहीं हो पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति मध्यम मार्गी होगा, जो ना ज़्यादा पैसे वाला होगा ना कम पैसे वाला होगा, तो वो दोनों के समाज के सारे हितों का समन्वय करके चलेगा और वो राज्य महत्वपूर्ण राज्य होगा। तो आइए अब हम विस्तार से इन राज्यों को समझते हैं। तो अरस्तु ने ना तो राज्य में और संविधान में अंतर नहीं किया है। हाँ, संविधान क्या है, अरस्तु का अगर संविधान की बात करता है तो अरस्तु कहता है संविधान 2 चीज़ों को निर्धारण करेगा। क्या चीज़ का निर्धारण करेगा, एक तो संप्रभुता का स्रोत कहाँ है, सर्वोच्च सत्ता किसमें है, और उनकी संख्या कितनी है। तो इस आधार पर वो संप्रभुता राज्य को बताता है। आइए अब हम विस्तार से देखते हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर को 4-5 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। अरस्तु का संविधान और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। तो आप यहाँ ध्यान दें कि संविधान, शासन प्रणाली, राज्य, अरस्तु के लिए इनमें कोई अंतर नहीं है। और दूसरा हम पढ़ेंगे फिर संविधानों का वर्गीकरण, फिर हम इसके वर्गीकरण की विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर विधि के शासन के बारे में पढ़ेंगे और शासन प्रणाली में मध्यम वर्ग की भूमिका। तो आइए अरस्तु के संविधान और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण को देखते हैं। अरस्तु की संविधान और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। अरस्तु के अनुसार राज्य तथा संविधान में अंतर नहीं है और संविधान का स्वरूप ही राज्य का स्वरूप निर्धारित करता है, अर्थात जैसा संविधान होगा राज्य भी वैसा ही होगा। संविधान में परिवर्तन से राज्य में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण भी है। अरस्तु संविधान तथा राज्य को समान मानते हैं। अरस्तु ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि राज्य व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो नैतिक है। आप इसको ध्यान से सुने, राज्य व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो नैतिक है, वह आत्मनिर्भर है, इसका उद्देश्य अच्छे जीवन की प्राप्ति है। राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि जिससे आत्मनिर्भर बन सके एवं विधायी व न्यायिक कार्यों में सहभागिता के द्वारा राज्य में नैतिकता का विकास हो सके। अरस्तु ने राज्य को परिभाषित करते हुए
शासन प्रणाली का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण भी किया। इनके विचार जहाँ प्लेटो की रचना लॉज और स्टेटमेंट से प्रभावित हैं, अतः अरस्तु ने दार्शनिक राजा की संकल्पना को अस्वीकृत करते हुए विधि एवं संविधान के शासन के महत्व दिया है। अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य का स्वरूप है और इनके अनुसार संविधान की निम्न विशेषताएं हैं। देखिए संविधान की विशेषताएं क्या हैं। पहले, संविधान विभागों का निर्धारण और बंटवारा। दूसरा, सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्धारण करेगा। तीसरा, राज्य के उद्देश्य का उल्लेख करेगा। तो संविधान मुख्य रूप से क्या बात बताएगा कि राज्य में संप्रभुता का निवास स्थान कहाँ है। दूसरा, शासकों का उद्देश्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि अरस्तु ने संविधान की क्या क्या विशेषता है, अरस्तु के संविधान की क्या परिभाषा है, तो अरस्तु का संविधान दो बातों का विशेष उल्लेख करता है कि उसमें संप्रभुता का निवास स्थान राज्य में कहाँ है और उसके शासकों का उद्देश्य क्या है। ये है अरस्तु का संविधान। तो हमने यहाँ पर कुछ बातों को समझा कि पहली बात ये है मोटे मोटे रूप में कि अरस्तु ने शासन प्रणाली, संविधान और राज्य में कोई अंतर नहीं किया है। संविधान ही उसकी शासन प्रणालियों का, उसके राज्य का आधार है। अगर हमने संविधानों के स्वरूप बदल दिया तो शासन प्रणालियाँ बदलती चली जाएंगी। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, उसने राज्य की परिभाषा दी। राज्य को उसने एक व्यक्तियों का ऐसा समझा है जो नैतिक है, आत्मनिर्भर है और जिसका उद्देश्य भलाई है, व्यक्तियों को नैतिक बनाना है। तो ये राज्य की परिभाषा दी। और क्या कहा, और फिर संविधान। तो हमने यहाँ पे राज्य की परिभाषा, संविधान की परिभाषा, राज्य और संविधान में अंतर नहीं है। इन तीनों बातों को, अरस्तु की तीनों बातों पर विचार किया। तो आइए आगे देखते हैं कि शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। संविधानों का वर्गीकरण, शासन प्रणालियों का वर्गीकरण या राज्यों का वर्गीकरण, सब बात एक ही है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान के व्यवहार के निर्माण का प्रयास किया। व्यवहार के निर्माण का प्रयास किया यानी जो व्यवहारिक जीवन में लागू हो सके, केवल आदर्श और कल्पना की उड़ान नहीं, जैसा कि प्लेटो ने किया। उन्होंने 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का व्यवस्थित उल्लेख किया है। उनके अनुसार शासन प्रणाली के 2 रूप हैं। शासन प्रणाली के कितने रूप हैं? 2 रूप। पहला रूप है शासन प्रणाली का शुद्ध रूप, दूसरा रूप है शासन प्रणाली का भ्रष्ट रूप। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक तंत्र शुद्ध प्रणालियां हैं जिनके द्वारा समूह जनता के सामान्य हित को ध्यान में रखे जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि 2 रूप हैं। कौन कौन से? शुद्ध रूप और भ्रष्ट रूप। तो शुद्ध रूप कौन कौन से हैं? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक तंत्र या मध्यम वर्ग तंत्र या पॉलिटी। इसके नाम पॉलिटी है, मध्य वर्ग तंत्र है, संवैधानिक तंत्र है। ये शुद्ध रूप हैं और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है सामान्य हित की भलाई या सामान्य हित। जबकि जो विकृत या भ्रष्ट रूप हैं जैसे निरंकुश तंत्र, गुट तंत्र और लोकतंत्र, इनके क्रम से भ्रष्ट रूप हैं। इन्हीं के क्रम से भ्रष्ट रूप हैं। जैसे राजतंत्र का भ्रष्ट रूप निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र का भ्रष्ट रूप गुट तंत्र, लोकतंत्र का और संवैधानिक तंत्र का भ्रष्ट रूप लोकतंत्र। तो इनका उद्देश्य शासकों का स्वार्थ होता है। भ्रष्ट तंत्र के तीनों उनका उद्देश्य शासक वर्गों का स्वार्थ होता है। तो ये थी शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अरस्तु ने शासन प्रणालियों का वर्गीकरण के 2 आधार उद्देश्य और संख्या हैं। जब उद्देश्य स्वार्थ हो जाएगा तो वो उसके विकृत रूप में हो जाएंगे। आइए हैकर क्या कहते हैं। हैकर के अनुसार अरस्तु की शासन प्रणालियों का वर्गीकरण सामाजिक वर्ग के अनुसार किया है। किस प्रकार से? इसलिए गुणतंत्र शासन प्रणाली में कुछ लोगों का शासन होता है, ये संपत्ति और धन वाले होते हैं। इसलिए गुणतंत्र में गुण का विशेष महत्व है। गुणतंत्र का गुण क्या है? संपत्तिशाली होते हैं।
अरस्तु ने गरीबों के शासन को लोकतंत्र की संज्ञा दी है और ये इसमें भीड़ का शासन होता है। जो अज्ञानी होते हैं, जिनकी संख्या समाज में सामान्यतः अधिक होती है। अरस्तु ने शासन प्रणालियों के व्यवस्थित वर्गीकरण करते हुए दो प्रकार की शासन प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया, गुटतंत्र या धनिक तंत्र और दूसरी लोकतंत्र। इन दोनों प्रणालियों पर विशेष वर्णन किया, इनके गुणों को विशेष ध्यान में दिया, फिर इन दोनों के गुणों को ध्यान में दिया और फिर इन दोनों के गुणों को लेकर के तीसरी जो शासन प्रणाली का उसने संवैधानिक वर्गतंत्र, मध्यम वर्गतंत्र का जो वर्णन किया, जिसको पॉलिटी भी कहते हैं, उसका वर्णन किया। आओ देखते हैं कि उसने शासन प्रणालियों की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। अरस्तु के शासन प्रणालियों की विशेषताएं, इनको आप ध्यान से देखो। पहली, अरस्तु ने शासन प्रणाली का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए कहा कि शासन करने के लिए शासन का वास्तविक ज्ञान आवश्यक है। पहली विशेषता है कि उसने वैज्ञानिक विश्लेषण किया। दूसरी है कि अरस्तु मध्यम मार्गीय व्यवहारिक है, मध्यम मार्गीय बात रखता है और व्यवहारिक विचारक है, जो व्यवहार में लागू हो सके। इसलिए उन्होंने सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली के निर्माण का प्रयास किया। सर्वोत्तम व्यवहारिक, यहाँ ध्यान देना है कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम व्यवस्था या सर्वोच्च सद्गुण वाली व्यवस्था कौन सी है, तो वो तो राजतंत्र ही है। सर्वोत्तम या आदर्श जो शासन प्रणाली है अरस्तु की, वो राजतंत्र है। परंतु जब प्रश्न आ जाए कि सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली, तो वो है संवैधानिक वर्गतंत्र, मध्यम वर्गतंत्र या लोकतंत्र, तीनों एक ही हैं। तो हम कहेंगे कि अरस्तु ने सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली के निर्माण का प्रयास किया, ना कि किसी आदर्श शासन प्रणाली के निर्माण का प्रयास किया। उनके अनुसार ऐसे सभी संविधान व शासन प्रणालियां अनुचित हैं, निरर्थक हैं, जिनमें केवल शासक के हितों का ध्यान रखा जाता है। तीसरी विशेषता है सद्गुणी जीवन का निर्माण बेहतर समाज में संभव है। जिस प्रकार से अरस्तु या प्लेटो जो इस प्रकार से मानता था कि राज्य का उद्देश्य नैतिक और सद्गुणी जीवन का निर्माण है, उसी प्रकार अरस्तु भी राज्य का उद्देश्य नैतिक और सद्गुणी जीवन का निर्माण मानता था। परंतु इसके लिए अरस्तु ने व्यवहारिक मार्ग का प्रयोग किया। देखते हैं, तो कहता है कि बेहतर समाज की शासन प्रणाली भी बेहतर होनी चाहिए। उसने कहा कि सद्गुणी जीवन का निर्माण बेहतर समाज में संभव है और बेहतर समाज की शासन प्रणाली बेहतर होनी चाहिए। उन्होंने कहा, यहाँ तक कहा कि मानव की प्रवृत्ति है कि वो एक ऐसी शासन प्रणाली को वरीयता देता है जिससे उसे सीधा लाभ प्राप्त हो तो और शासन करने वालों के हित की पूर्ति हो। शासन में संपन्न वर्ग के साथ अन्य वर्गों की भागीदारी भी हो। गुटतंत्र शासन में केवल अल्पसंख्यकों की भागीदारी होती है, जबकि लोकतंत्र में सभी की भागीदारी होती है। देखिए, गुटतंत्र का दोष है कि उसमें केवल कुछ लोगों की शासन, धनिक लोगों का भागीदारी होती है, और लोकतंत्र में क्या है, सभी की भागीदारी होती है। फिर अरस्तु बताता है कि अरस्तु के अनुसार बहुमत के शासन में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा होती है। पहले गुटतंत्र का उसने दोष बताया कि उसमें केवल कुछ लोगों की, जो धनिक हैं, उनकी भागीदारी होती है। फिर उसने लोकतंत्र का जो बहुसंख्यकों का शासन है उसका अवगुण भी बताया कि उसमें अल्पसंख्यकों की उपेक्षा होती है। इसलिए व्यवहारिक शासन प्रणाली में गुण व संख्या का मिश्रण होना चाहिए। गुण संपत्ति है, गुटतंत्र का गुण संपत्ति है, और अल्प या बहुसंख्यक या लोकतंत्र का गुण स्वतंत्रता है। तो देखिए, व्यवहारिक शासन प्रणाली में गुण और संख्या का सम्मिश्रण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता व संपत्ति दोनों का समुचित सम्मिश्रण होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार यदि शासन मुट्ठी भर धनी लोगों के द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में समाज में केवल प्रभुत्वशाली वर्ग का हित ही सर्वोच्च रहता है। इसलिए गुटतंत्री शासन भी न्याय के मानकों के अनुरूप नहीं है। लोकतांत्रिक शासन में
समानता को न्याय का पर्याय माना लिया जाता है, जबकि गुणतंत्री शासन में विषमता को औचित्यपूर्ण माना जाता है। इसलिए दोनों ही मान्यताएं आंशिक हैं, अवगुणी हैं। अरस्तु के अनुसार अच्छे व सद्गुणी जीवन की परिस्थितियां सभी को प्राप्त होनी चाहिए। यदि यह भी सत्य है कि ऐसे गुणों का विकास समाज के कुछ ही लोग कर पाते हैं, तो अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की जब विशेषताएं हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि अरस्तु ने गुणतंत्र और लोकतंत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया, और गुणतंत्र और लोकतंत्र के गुण और अवगुणों का वर्गीकरण किया। दोनों के गुण और अवगुण, गुणतंत्र के गुण क्या हैं और अवगुण क्या हैं। गुणतंत्र का गुण संपत्ति है, संपत्ति शासन के लिए जरूरी है, जनता का हित, संपत्ति नहीं होगी तो कैसे होगा। और अवगुण क्या है, अवगुण यह है कि ये कुछ लोगों का शासन है जिसमें बहुसंख्यक जनता का ध्यान नहीं रखा जाता, केवल धनी लोगों का अपने स्वार्थों का ध्यान रखते हैं, ये इसका अवगुण है। दूसरा लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र का गुण क्या है, लोकतंत्र का गुण क्या है कि ये बहुसंख्यकों का शासन है, इसमें सभी जनता की स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है, परंतु इसमें अल्पसंख्यकों की उपेक्षा होती है, ये इसका अवगुण भी है। तो अरस्तु ने कहा कि दोनों ही प्रणालियां आंशिक हैं, अवगुणी हैं। तो इन दोनों के गुणों को मिलाकर हम जिस शासन प्रणाली की स्थापना कर रहे हैं वो मध्यम मार्गीय शासन प्रणाली है, वो पॉलिटी है, और उसमें इन दोनों के गुण हैं, उसमें स्वतंत्रता भी है और संपत्ति भी है। तो ये हो गई अरस्तु के वर्गीकरण की विशेषताएं। आइए आगे देखते हैं। हमने अरस्तु के संविधान का वर्गीकरण पढ़ लिया, वर्गीकरण की विशेषताएं पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं विधि के शासन और संविधान के शासन से अरस्तु का क्या आशय है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के विवेक को विधि से श्रेष्ठ माना था रिपब्लिक में, क्योंकि प्लेटो ने विधि को अज्ञानता का पर्याय माना। अरस्तु ने माना कि विधि वासना रहित विवेक है। देखिए, अरस्तु ने और प्लेटो ने विधि को क्या माना, दोनों बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है कि प्लेटो विधि को क्या कहता है और अरस्तु विधि को क्या कहता है। प्लेटो तो विधि को अज्ञान का पर्याय मानता है। देखिए, प्लेटो परंपराओं को भी अज्ञान का पर्याय मानता था, और विधि का स्रोत परंपराएं और प्रथाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर वो तो विवेक को श्रेष्ठ मानता था, दार्शनिक राजा की। अब अरस्तु ने विधि को वासना रहित विवेक कहा, इसलिए अरस्तु ने माना कि नैतिक सद्गुणी जीवन का यापन ही विवेक है। परंतु अरस्तु ने कहा कि समूचे समाज का विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसने कहा कि समाज का विवेक परंपराओं और प्रथाओं में विद्यमान है। तो अरस्तु ने दार्शनिक राजा के बजाय विधि के शासन को सही माना। विधि के शासन का अभिप्राय निम्नलिखित होगा: विधि के व्यक्ति के बजाय विधि का शासन होगा, और विधि के शासन में समुदाय की भलाई का विचार होगा, और विधि के शासन में समाज के बहुमत की हिस्सेदारी प्राप्त होगी। तो विधि के शासन को जब हम पढ़ेंगे तो हम दो बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि प्लेटो ने विधि को क्या कहा, अरस्तु ने विधि को क्या कहा, और अरस्तु ने विधि के क्या आशय बताए। तो दो बात हो गई। प्लेटो कहता है कि विधि अज्ञान का पर्याय है, और अरस्तु कहता है विधि वासना रहित विवेक है। अब वासना रहित विवेक बताता है, तो फिर वो कहता है कि विधि का स्रोत क्या है, तो वो प्रथा और परंपराओं में विधि को मानता है, जबकि प्लेटो परंपरा और प्रथाओं का विरोध करता है, उनको भी अज्ञान का परिणाम मानता है। आगे कहता है कि हाँ, नैतिक और सद्गुणी जीवन हमारा उद्देश्य है, और नैतिक और सद्गुणी जीवन का मतलब कहाँ से आएगा, विवेक से तो आएगा, लेकिन विवेक एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का विवेक जब काम करेगा तभी
वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आगे वो कहता है कि विधि के शासन का अभिप्राय क्या है। विधि के शासन का अभिप्राय है व्यक्ति के बजाय विधि का शासन हो। विधि क्या है? समाज की स्थापित परंपराएं और प्रथाएं हैं। और विधि के शासन का विचार कैसा विचार होता है? समुदाय की भलाई का विचार होता है। और विधि के शासन में बहुमत समाज को हिस्सेदारी प्राप्त होती है। तो ये बातें हैं इसमें। आइए हम अब अगले चरण पर चलते हैं। शासन प्रणाली में मध्यम वर्ग की भूमिका क्या है, इसको भी स्पष्ट करते हैं। अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम शासन प्रणाली में धनी व गरीब दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। किसकी? अरस्तु ने जो कहा कि सर्वोत्तम जो शासन प्रणाली है उसमें धनी वर्ग व गरीब वर्ग दोनों की, धनी व गरीब दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम शासन प्रणाली में धनी व गरीब दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। समाज में धनी व्यक्तियों की संख्या कम होती है, उनके पास संपत्ति अधिक होती है, जबकि समाज का गरीब अभाव में रहता है किंतु इनकी संख्या अधिक होती है। अरस्तु के अनुसार समाज में वर्ग इस प्रकार होते हैं कि पहला एवं दूसरा मध्यम, तीसरा निम्न वर्ग। अरस्तु ने जो वर्गों का वर्गीकरण किया, 3 समाज का पहला वर्ग, दूसरा और तीसरा। तो कहते हैं कि सर्वोत्तम शासन प्रणाली का मूल आधार मध्य वर्ग को माना। अत्यधिक संपन्न वर्ग लोगों का दृष्टिकोण अतिवादी होता है, इसलिए यह वर्ग विधि की अवहेलना करता है, जबकि गरीब वर्ग में विवेक का अभाव होता है, इसलिए विधि के पालन नहीं करते। अमीर वर्ग गरीबों से घृणा करता है, जबकि गरीब वर्ग अमीरों के प्रति द्वेष भाव रखता है, इसलिए मध्य वर्ग का दृष्टिकोण ज़्यादा तार्किक और व्यवहारिक होता है। इस वर्ग में समानता की भावना भी होती है, ये सहमति की भावना का विकास करते हैं, इसलिए इनका शासन स्थायी होता है और स्थायी समाज में सद्गुणी जीवन का निर्माण संभव हो पाता है। अतः अरस्तु के विचारों से प्रतीत होता है कि शासन में स्थायित्व के लिए मध्यम वर्ग की संख्या उच्च वर्ग में निम्न वर्ग से अधिक होनी चाहिए। उच्च वर्ग व निम्न वर्ग से अधिक होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ कहने का अभिप्राय है कि अरस्तु ने बताया कि समाज में 3 वर्ग होते हैं। पहला उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, 3 वर्ग हो गए। तो उच्च वर्ग क्या है कि जो उच्च वर्ग है उसमें विवेक तो होता है, परंतु वो गरीबों से घृणा करता है, और जो गरीब है उसमें विवेक नहीं होता, गरीबों में विवेक नहीं होता, और वो विधि के शासन की भी परवाह नहीं करते। और दूसरा, जो गरीब होते हैं वो अमीरों से घृणा करते हैं, और जो अमीर होते हैं वो गरीबों से घृणा करते हैं, इसलिए दोनों ही ठीक नहीं है। तो जो मध्यम क्या है, वो ना तो ज़्यादा पैसे वाले होते ना कम पैसे वाले होते, तो वो दोनों में समन्वय बना के रखते हैं। और शासन वही अच्छा है जो समन्वय बना सके, समाज के संपूर्ण समाज की भलाई कर सके। तो यहाँ पर बस केवल इतना बताया गया है कि समाज में 3 वर्ग हैं, उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में ये दोष है और निम्न वर्ग में ये दोष है, जबकि मध्यम वर्ग में दोनों के सद्गुण हैं। तो जब दोनों के गुण हैं तो उनके द्वारा जब शासन किया जाएगा, समन्वय और सामंजस्य होगा और उनका शासन स्थायी होगा, और स्थायी समाज में ही सद्गुण जीवन संभव है। तो ये बात यहाँ पर समझाई गई है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। तो आप पढ़ेंगे, और पहला सुख निरोगी काया। तो मैं कामना करता हूँ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आप पढ़ें, निरोगी रहें। धन्यवाद। जय हिंद।